और चीज याद रखिएगा इस डायग्राम के हवाले से, इस डायग्राम का हर एरो टेल इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस डायग्राम में हर एरो हेड इज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको समझना आसान हो जाएगा डायग्राम का। एवरी एरो टेल इज इंडिपेंडेंट, एवरी एरो हेड इज डिपेंडेंट। तो अगर मैं यहां से बात शुरू कर रहा हूं तो आप कंपनी में आ रहे हो, दिस इज इंडिपेंडेंट, लेकिन आपके आने पर क्या डिपेंड कर रहा है? आपकी एबिलिटीज जो कंपनी को रिसीव हो रही है। समझ आ रही है बात? इंटरप्रिटेशन ऑफ एरो हेड एंड एरो टेल। डन। इसी तरह एबिलिटी के साथ एरो टेल है जो कि लिंक कर रही है आगे जाकर डिसीजन मेकिंग को। ओके, तो आपके डिसीजन मेकिंग डिपेंड कर रही है आपकी एबिलिटीज पर और आपकी एबिलिटीज डिपेंड कर रही हैं कि आप कितने क्वालिफाइड हैं। यहां से बात क्लियर हो गई? अगला बॉक्स बेटा मैं यहां से बात शुरू कर रहा हूं। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बॉक्स को अगर आप देखो तो इसके साथ कोई भी एरो हेड नहीं है। दैट मींस कि ये भी एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी आइडिया हम मैनेजमेंट में किनको पिक करते हैं ह्यूमन के हवाले से? बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन की हम कौन सी काउंट करते हैं? वेरी राइट, एज, जेंडर और ऑक्यूपेशन। वेरी राइट, आई एग्री। ऑक्यूपेशन के साथ एक और वर्ड बेटा ऐड कर लो, दैट इज टेन्योर। ठीक है, एक तो ऑक्यूपेशन होगी, दूसरा वो कितना अरसा उस ऑक्यूपेशन में है, तो ऑक्यूपेशन स्लैश टेन्योर। तीन चीजें हो गई, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन स्लैश टेन्योर। नंबर 4 रेस। मैं आता हूं बेटा आपके पॉइंट के ऊपर। रेस का जो पॉइंट है ना बेटा, उसका पॉइंट याद रखिएगा, चूंकि आप जो बुक्स पढ़ते हो मोस्टली वो अमेरिकन ऑथर्स की हैं, तो रेस का वर्ड उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक्स एंड व्हाइट का मसला है। ठीक है, कि आप ब्लैक रेस से हो कि व्हाइट रेस से हो। जब आप ईस्टर्न वर्ल्ड में आते हो तो हमारे यहां पर रेस के इश्यूज नहीं है। ठीक है, अब रेस को जब आप ईस्टर्न सोसाइटी में इंटरप्रेट करोगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथनिक ग्रुप। ओके, वी डोंट यूज द वर्ड रेस इन द ईस्टर्न सोसाइटी, वी यूज द वर्ड एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप में आ जाएगा सेक्ट, कास्ट और रिलीजन। ठीक है, हमारे यहाँ पर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स का इशू नहीं है। हमारे यहाँ पर इश्यूज होते हैं वो या मजहब के होते हैं, या जात के होते हैं, या फिरके के होते हैं। ठीक है, तो अब जात, फिरका, मजहब, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं इनको हम एक कंबाइंड नाम दे देंगे एथनिक ग्रुप का। ठीक है, 4 वेरिएबल्स हो गए, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन स्लैश टेन्योर एंड देन एथनिक ग्रुप स्लैश रेस। ठीक है, पॉइंट नोट कर सकते हैं। Fifth, anybody can tell? What is the fifth variable which is taken as biographical characteristic? Nationality आपके ethnic group में आ जाएगी। What else? Biographical characteristics. Marital status. Marital status, absolutely right बेटा। Marital status is your fifth factor which is talking about biographical characteristic. ठीक है, अब आप कोई भी फॉर्म, शनाख्ती कार्ड के फॉर्म से लेकर पासपोर्ट का फॉर्म से लेकर किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस फॉर्म को देखो तो ये पांचों चीजें आपसे लाजमन पूछी जाती हैं। योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एथनिक ग्रुप, ठीक है, मजहब की हद तक जरूर पूछा जाता है, देन योर मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा गैर शादीशुदा, एंड देन देयर इज ऑक्यूपेशन, या आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है। राइट, तो ये 5 चीजें हर एक फॉर्म में ऐड करने का मकसद क्या होगा? बिकॉज दे आर द बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द कंपनी, जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है, अब आपके जितना भी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, सो योर पर्सनैलिटी एंड इमोशन आर डिपेंडेंट अपॉन 5 फैक्टर्स। ओके, अब पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए आप कौन से मेथड यूज करते हैं? हाउ वुड यू मेजर द पर्सनैलिटी जो कि बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड कर रही है? अपीयरेंस, ऑलराइट, ओके, एक एस्पेक्ट आपने बताया। और कोई आइडिया बेटा पर्सनैलिटी को? फाइन, ओके, 2 वेरिएबल हो गए बेटा। आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी आप यूज कर रहे हो, व्हाट एल्स? बिहेवियर, जेस्चर्स, postures, fine, interesting expressions. लेकिन actually that is the word we are looking for. आपके पास typical sets हैं variables के जिनको आपने यूज करना है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ठीक है, उन सेट्स को हम कुछ थ्योरीज में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थ्योरी यू हैव इज MBTI,
ठीक है, मेयर्सबर्ग टाइप इंडिकेटर, उसमें आपने कहा कि जी 4 मेन पर्सनैलिटी सेट्स हैं जिसको हम 16 कॉम्बिनेशंस में वो स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मॉडल आप नोट कर सकते हो दैट इज बिग 5। ठीक है, एग्रीगेबलनेस, कॉन्सेंट्रसनेस, बिग 5 का जो मॉडल था दैट इज वेरी कॉमन मॉडल जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास फर्दर जो आते हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, जो टिपिकल पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, टाइप ए, टाइप बी। ठीक है, ये आपका तीसरा टेस्ट आपको बता रहा हूं। पहला हो गया MBTI, दूसरा हो गया बिग 5, तीसरा हो गया टाइप ए, टाइप बी। उसके अलावा फिर कुछ फर्दर वेरिएबल जो थ्योरी हमें बताती है, आपकी मैकेनिज्म स्कोर, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, आपकी सेल्फ एस्टीम, इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो सारे कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं पर्सनैलिटी के, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं आपकी बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और पर्सनैलिटी पर डिपेंड कर रही है आपकी परसेप्शन। ठीक है, आप जो भी चीज परसीव करते हो, वो एक बड़े इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है मैनेजमेंट साइंसेस में परसेप्शन से रिलेटेड। वो स्टेटमेंट ये है कि रियलिटी इज, हकीकत वो है, रियलिटी इज व्हाट यू परसीव इट टू बी। हकीकत वो है जो आपको समझ में आ रही है। रियलिटी इज व्हाट यू परसीव इट टू बी, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। ठीक है, हकीकत वो है जो आपको समझ में आ रही है, और यह जरूरी नहीं कि जो आपको समझ में आ रही है वही हकीकत भी हो। ठीक है, लेकिन हमारे लिए, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक वही चीज हकीकत है जिसको हम समझ रहे हैं हकीकत है। दैट मीन्स कि व्हाटएवर यू परसीव एज ए पर्सन इन योर लाइफ is actually based upon your personality, emotions, and those personality and emotions are actually based upon your biographical characteristics. ठीक है, अब जो भी कुछ आप परसीव कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि ठीक है, आपकी सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो डिसीजन मेकिंग परसेप्शन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब लिंक हमारे पास ये बना कि बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारी पर्सनैलिटी बिल्डअप की, हमारी पर्सनैलिटी से हमारी परसेप्शंस शार्पन हुई, और उन परसेप्शंस के मुताबिक अपनी डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं। तो अब एक हमारी जात का पर्सनैलिटी साइड आ गया, और एक हमारी जात की जो एबिलिटीज हैं जिसको हमने एजुकेशन से, इन चीजों से इंप्रूव किया, वो हमारा एबिलिटी सेट है जो इंप्रूव कर रहा है डिसीजन मेकिंग। तीसरी चीज, हर रोज इंसान नए एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, नई नई बातों को सीखता है। ठीक है, तो हर रोज की जो उसकी लर्निंग है उसको उन्होंने नाम दिया इंडिविजुअल लर्निंग। ठीक है, हर किसी की जो रोजमर्रा की जिंदगी से लर्न कर रहा है, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स होते हैं, एंड पीपल लर्न फ्रॉम दोज इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो वो तमाम जो उसके लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं वो भी क्या करेंगे, एक तो वो आपकी एबिलिटी को शार्पन करेंगे, और दूसरी तरफ वो आपके रोजमर्रा की जो लर्निंग है, अगेन इट इज प्रिंटिंग योर डिसीजन मेकिंग। तीन चीजें होंगी डिसीजन मेकिंग के लिए। द फोर्थ थिंग वी हैव फॉर द डिसीजन मेकिंग इज मोटिवेशन लेवल। ओके, आप किस लेवल ऑफ मोटिवेशन पर बात कर रहे हो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। सो आपकी जात की जितनी भी मोटिवेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन टू थिंग्स। एक उसने कहा टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी, और दूसरी चीज इज योर वैल्यूज एंड एटीट्यूड। ठीक है, हम सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम है जो हमारे लिए चीजें वैल्यू रखती हैं। ठीक है, और यह जरूरी हरगिज नहीं है जो एक शख्स का वैल्यू सिस्टम हो वही दूसरे का वैल्यू सिस्टम भी होगा। ओके, हर किसी का वैल्यू डेफिनेशन डिफरेंट होगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, माय टिपिकल एग्जांपल इन द क्लास, व्हाट डू यू थिंक कि इस मार्केट की क्या मार्केट वैल्यू है? 30 रुपीस। ओके, तो हो सकता है आपको मैं 1 मिलियन का भी ना दूं। यू नो, आपके लिए मार्केट वैल्यू इसकी 30 रुपए से ज्यादा नहीं है, मेरे लिए इसकी वैल्यू 1 मिलियन से भी ज्यादा है, क्योंकि उस्मान आइंस्टाइन ने यूज किया था। ठीक है, सपोजिटली अब मेरी इसके साथ कोई एसोसिएशन है, मेरी इसके साथ कोई एफिलिएशन है, दैट इज द रीजन इसकी वैल्यू मेरे लिए ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेहद वक्त एक शख्स के लिए एक ही चीज की वैल्यू डिफरेंट होगी और दूसरों के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। एक टिपिकल सा साइकोलॉजिकल टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट ये है कि सपोज इट्स अ बीकर, और इस बीकर में हमारे पास इतना पानी है। ठीक हो गया? क्वेश्चन मेरा ये है कि इज हाफ एम्प्टी और हाफ फिल्ड? So for some of you it is half filled, for some of you it might be half empty. It all depends upon हमारे लिए value of life में चीजें क्या मायने रखती हैं। समझ आ रही है? Those who would actually think it is half filled, they might have optimistic personality.
those who would actually feel that this is half empty, they might have pessimistic personality. ठीक है, तो अब आपके लिए जो वैल्यू सिस्टम है वो भी आपका ट्रिगर हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट से, आपके सोच के अंदाज से, इन तमाम चीजों से। ओके, तो हर शख्स का कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम होता है। अब वैल्यूज आप लाइफ में कहां से हासिल करते हो? Who has told you कि आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज की वैल्यूज वो क्या है? ओके, नंबर 1 पेरेंट्स, एक्सपीरियंसेस आपके अपनी जात के, दो चीजें हो गई। कल्चर ने आपको गाइड किया, सोसाइटी ने गाइड किया, और बेटा व्हाट टेल्स यू अबाउट द वैल्यूज? इट कैन बी रिलीजन, वेरी राइट बेटा, और कोई चीज? कल्चरल नॉर्म्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी वैल्यूज डिफाइन कर रही हैं। इन तमाम चीजों को 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, नोट कर लो। सबसे पहली कैटेगरी जहां से आपकी वैल्यूज ऑफ लाइफ आती हैं उसको हम एक जनरल सा नाम दे रहे हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहला सोर्स ऑफ वैल्यू दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपके पेरेंट्स, अजीज़ो अकारा, मुआशरा, स्कूलिंग, जहां जहां से आपने लाइफ में ट्रैवल किया, उन तमाम जगहों के एक्सपीरियंसेस, उस सबको मैं एक कैटेगरी में डाल रहा हूं, उसको मैं एक बड़ा नाम दे रहा हूं, दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में आपकी नशो नुमा हुई। ठीक होगी बात बेटा? द सेकंड सोर्स ऑफ वैल्यू जहां से आप हासिल करते हो कि क्या सही है और क्या गलत, दैट इज योर रिलीजन। रिलीजन, मजहब। ठीक है, हर मजहब ने कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम जो थे वो हमें प्रोवाइड किए। ठीक हो गया? तीसरा सोर्स जहां से आप वैल्यूज हासिल करते हो दैट इज डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन, ठीक है, डॉक्ट्राइन के वर्ड को समझने के लिए PhD का वर्ड आपने बहुत सुना आजकल। Anybody can tell me PhD stands for? Doctor in physics. PhD stands for बेटा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अब किसी भी शोबा है जिंदगी में PhD करो, मार्केटिंग में करो, फाइनेंस में करो, माइक्रोबायोलॉजी में करो, केमिस्ट्री में करो, यू विल बी नोन एज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिलोसफी? थिंकर। जी बेटा, थिंकर, थिंकिंग, ओके, और फिलोसफी का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट? क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, मैथमेटिक्स, यू विल बी नोन एज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी? आपकी परसेप्शन किस तरह की है? बिल्कुल ठीक है, और कोई आइडिया बेटा? रिसर्च उसमें कोई ना कोई हो। फिलोसफी का बेटा एक्चुअल मीनिंग होता है इंक्वायरी अबाउट रियलिटी। इंक्वायरी अबाउट रियलिटी, किसी हकीकत के बारे में आपकी जुस्तजू। अब उस हकीकत के बारे में जुस्तजू, अभी जैसे भाई ने बताया कि रिसर्च आप करोगे, यू विल रीच टू दैट रियलिटी थ्रू रिसर्च। ठीक है, एंड यू विल डेवलप अ थीसिस। क्लियर होगी बात? उस थीसिस को आप प्रेजेंट करोगे। अगर वो थीसिस इस काबिल हो कि बाकी आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है, जो आपने रिसर्च की है, उसमें हमें कोई नई बात पता चली है, समथिंग न्यू यू हैव कम अप विद अबाउट द रियलिटी, ठीक है, तो आपको डिग्री दी जाती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डन? अब अगर फर्ज करोगे जो थ्योरी आपने प्रेजेंट की, जो थीसिस आपने प्रेजेंट किया, उस थीसिस को एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर पब्लिसाइज किया जाए और बेशुमार लोग उसको मानना शुरू कर दें। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वन यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट जस्ट 2 people, देयर इज अ होल वर्ल्ड व्हिच इज एक्चुअली एग्रीइंग टू व्हाट यू सेड। ठीक है, तो वो जो आपकी फिलॉसफी होगी, इट वुड बिकम अ डॉक्ट्राइन। ठीक है, दैट वुड बिकम योर डॉक्ट्राइन। अब आपके नाम से वो फिर मशहूर हो जाएगी कि फलां साहब ने एक डॉक्ट्राइन पेश की है जिसको बेशुमार लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? ओके, अब जो डॉक्ट्राइन्स होती हैं, उन तमाम डॉक्ट्राइन्स के साथ जब उनको लिखा जाता है, एक वर्ड उसमें ऐड किया जाता है नोन एज इज्म, ISM। तमाम डॉक्ट्राइन्स लोगों की जो होंगी, जब आप उनको प्रेजेंट करते हैं, तो वी यूज अ वर्ड इज्म विद इट। अब सो मेनी वर्ड्स यू हैव हर्ड इन योर लाइफ, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, डार्विनिज्म, ये सब क्या है? ये इज्म्स हैं।
इज्म का मतलब क्या है? ये किसी शख्स ने अपना फलसफा पेश किया था, उस फलसफे को a group of people agreed and once they agreed it became their doctrine. समझा की बात? जैसा भी मैंने आपके साथ वर्ड यूज किया सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं, ये रशिया में और चाइना में सोशलिज्म बहुत है, ठीक है? अब सोशलिज्म किस पर डिपेंड करता है? सोशलिज्म डिपेंड करता है एक साहब, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी मार्क्सिज्म पर डिपेंड करता है सोशलिज्म। तो ये सब क्या बन गया? ये डॉक्ट्राइन है जो लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में इन्वेस्टिगेशन की और प्रेजेंट किया पब्लिक में। ओके, तो तीसरा सोर्स ऑफ वैल्यू यू गेट इज फ्रॉम द डॉक्ट्राइन। क्लियर हो गया बेटा? एक आपका एनवायरमेंट आपको वैल्यूज दे रहा है, एक मजहब आपको वैल्यूज दे रहा है और एक डॉक्ट्राइन आपको वैल्यू दे रही है। अच्छा, अब बाज ऐसी डॉक्ट्राइन्स हैं जिन्होंने स्टेटस ऑफ रिलीजन भी अडॉप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म, ठीक है? आपने कभी लफ्ज सुना इस्लामिज्म? नहीं, इस्लामिज्म नहीं होता। आपने कभी वर्ड सुना क्रिश्चियनिज्म? क्रिश्चियनिटी होता है, क्रिश्चियनिज्म नहीं होता, राइट? लेकिन आपने वर्ड सुना बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये दोनों इज्म थे। व्हाई? बिकॉज दीज टू रिलीजन्स आर मैन मेड। महात्मा बुद्धा, जिसका सर नाम सिद्धार्था था, उसने अपना जब आइडिया लोगों को दिया, लोगों ने उसको माना, तो एक पूरा मजहब बन गया बुद्धिज्म के नाम से। उसको बुद्धिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज मैन मेड। लेकिन क्रिश्चियनिटी के साथ वर्ड इज्म नहीं आएगा, इस्लाम के साथ वर्ड इज्म नहीं आएगा, बिकॉज दीज टू आर नॉट मैन मेड। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द रीजन कि मैंने मजहब को डॉक्ट्राइन से सेपरेट किया। ओके, द फोर्थ सोर्स जहां से आप अपना वैल्यू सिस्टम लाइफ का हासिल करते हो, बिकॉज उसने सारे के सारे जो आपको मैं वर्ड्स बता रहा हूं, इन्होंने आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही वो स्टेप होगा जहां से आपको ह्यूमन आउटपुट मिलना है, ठीक है? सो फोर्थ थिंग जहां से आपकी डेवलप होता है वैल्यू सिस्टम, दैट इज योर इंट्यूशन। दैट इज योर इंट्यूशन, जिसको आप कहते हो सिक्स्थ सेंस, ठीक है? आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करती है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर वैल्यू सिस्टम। इंट्यूशन के साथ जो अप्लाइड साइकोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो एक सब्जेक्ट फील्ड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने कहा कि इंसान की जो इंट्यूशन है वो भी डेवलप करती है थ्रू देयर जेनेटिक मेकअप, ठीक है? थ्रू देयर जेनेटिक मेकअप इंसान का जो इंट्यूशन होता है वो डेवलप करता है। अब आपका जो टिपिकल जेनेटिक मेकअप है, supposedly this is the DNA strand you're talking about, यहाँ पर आपके पास थायामीन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डीएनए स्ट्रैंड को डेवलप कर रहे हैं। तो हमने ये बायोलॉजी के अंदर पढ़ा कि जनाब ये चीजें जो हैं, या आंखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, इन चीजों को डिटरमिन करती है। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन जो हैं, लेटेस्ट जो इस वक्त हमारे पास आ रही है अप्लाइड साइकोलॉजी की, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बालों का रंग कैरी नहीं करता है, फिजिकल अपीयरेंस कैरी नहीं करता है, इट आल्सो कैरीज वैल्यूज एंड इंट्यूशन। अब वो रिसर्च जो इस वक्त लोग ढूंढ के तालियां बजा रहे हैं कि बहुत बड़ी रिसर्च हो गई है, डीएनए को उन्होंने समझना शुरू कर दिया, अब से सैकड़ों साल पहले कुरान करीम में ऑलरेडी बता दिया गया था। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इंसान में इल्हाम की ताकत रख दी कि क्या सही है और क्या गलत। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और हमने इंसान में इल्हाम की ताकत रख दी क्या सही है और क्या गलत। तो जब भी किसी चीज को देखकर आपकी एक इंट्यूशन डेवलप होती है, शायद मैं सही काम कर रहा हूँ, शायद मैं गलत काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो इंट्यूशनल फीलिंग है दैट इज इन योर जीन्स ऑलरेडी, तो देयर फ्रॉम देयर यू आल्सो गेट द वैल्यूज। तो ये चार मेन सोर्सेज हमारे पास हैं जहां से हमारी जिंदगी की तमाम तर वैल्यूज जो हैं वो डिटरमिन हो रही होंगी। सो ये सारी जो आपकी वैल्यूज हैं, ये क्या करेंगी? ये आपके एटीट्यूड को बिल्ड करेंगी। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड किन चीजों से मिलकर बनता है? बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है। और व्हाट एल्स? एटीट्यूड के 3 स्टेप्स हैं, वो क्या है? नहीं, इमोशंस नहीं है। इमोशन आ सकता है, राइट? सेकंड स्टेप पर इमोशंस आ जाएगा, ठीक है? दो हो गए, बिहेवियरल और इमोशन। तीसरा नहीं,
वो 3 नोट कर लो बेटा। सबसे पहला स्टेप जहां एटीट्यूड बिल्ड होता है ना उसे कहते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपके बिलीव्स। ठीक है बेटा, आपके बिलीव्स कि किस चीज पर आप यकीन रखते हो, और आप जो भी अमल जिंदगी में करते हो उस अमल के बैकएंड पर कोई ना कोई बिलीव होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका होता है अफेक्टिव। ए से लिखना अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव उसका मतलब होता है जो भाई ने बताया इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, दैट इज योर अफेक्टिव पार्ट। तो आपके जितने भी इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं वो ड्राइव हो रहे होंगे आपके बिलीफ से। क्लियर बेटा? अब आपके इमोशंस एंड बिलीव्स पर जो चीज डिपेंड करेगी दैट वुड बी योर बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब ये है कि अब आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हमारा जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे इमोशंस एंड फीलिंग्स पर। ठीक है, अब ये पूरा सीक्वेंस क्या बनेगा, हमारे तमाम पर एक्शंस डिपेंड कर रहे हैं हमारे इमोशंस पर, हमारे इमोशंस डिपेंड कर रहे हैं हमारे बिलीव्स पर, और हमारे बिलीव्स डिपेंड कर रहे हैं हमारे वैल्यू सिस्टम पर। पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया? If so far things are clear to you, तो आपके वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ये किस चीज पर डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एरोहेड में नजर आ रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं बेटा चेंज एंड स्ट्रेस पर। This change and stress is coming from the external environment. ठीक है, जो भी तब्दीलियां, जिसको मैंने पहले वर्ड यूज किया था, आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, जो भी आपके जिंदगी के तजुर्बात हैं, वो तमाम तर तजुर्बात डेवलप करवा रहे होते हैं आपके वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स को। आपके वैल्यूज एंड एटीट्यूड ट्रिगर करते हैं आपके मोटिवेशन लेवल को, और इवेंचुअली हम पहुंचते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है वो ट्रिगर कर रहा है किसको, रिवर्स में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा बन रहा है आपकी परसेप्शन। ठीक है, अब आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्ट कर रहा है आपकी परसेप्शन को, और परसेप्शन इज द थिंग जहां से आप मूव करोगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां तक वेरिएबल्स थे, ये बॉक्स आपको मैंने ब्रीफ किया, दिस इज इंडिविजुअल। ये है एक शख्स जिसको हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें उसके ऊपर करामत है उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ह्यूमंस हैं, वो सारे के सारे ह्यूमंस अपने साथ क्या कैरी कर रहे हैं, अपनी परसेप्शन। ठीक है, जो कि डिपेंड कर रही है डिसीजन मेकिंग पर, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इन सब चीजों पर। ओके, अब आपकी एक परसेप्शन है, एक मेरी परसेप्शन है, और जब हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो यहां से बेटा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो शुरू होगा। ओके, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब शुरू हुआ तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते ही एक ग्रुप फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाएगी। उस ग्रुप में कोई डोमिनेंट होगा, कोई रिसेसिव होगा। ठीक है, कोई ग्रुप लीडर होगा, कोई ग्रुप में फॉलोअर होगा। तो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप सारा क्या बनेगा, इट वुड मेक अ ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी को याद है मैनेजमेंट के दौर से ग्रुप स्ट्रक्चर की फेजेस क्या होती हैं? लीडर होता है नहीं, ग्रुप स्ट्रक्चर की फेजेस में ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग में मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। पहला मैं आपको वर्ड बताऊंगा, बाद में शायद याद आ जाएगा, स्टॉर्मिंग। नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, दिस इज जस्ट स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग नहीं ध्यान में आ रहा? द नेक्स्ट फेज इज नॉर्मिंग। नहीं पढ़ा हुआ, नोट करो वर्ड्स। ग्रुप स्ट्रक्चर की हमारे पास टिपिकल फेजेस हैं। ग्रुप्स कैसे बनते हैं उन फेजेस में बेटा सबसे पहले हमारे पास स्टेप है दैट इज नोन एज जब दो लोग आपस में मिले, ठीक है, आप अगर उसके ग्रुप बनना शुरू हुआ, सबसे पहला स्टेप आप लिख सकते हो स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है कि दो लोग अपनी अपनी परसेप्शंस के मुताबिक आपस में मिले और उनके दरमियान एक बहस मुबाहिसा बातचीत वो शुरू हुई। ठीक है, स्टॉर्मिंग के बाद अगला स्टेप जो डेवलप होता है ग्रुप फॉर्मेशन में दैट इज नॉर्मिंग।
ठीक है, स्टॉर्मिंग, उसके बाद नॉर्मिंग, कि अब आपके आपस में नॉर्म्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, वैल्यूज एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, अपने अपने परसेप्शन के मुताबिक मिलते हैं, फॉर्मिंग, उसके बाद हमारे आपस में बातचीत के बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हुई, नॉर्मिंग, ठीक है। नॉर्मिंग के बाद बेटा अगला स्टेप होगा विच इज परफॉर्मिंग, ठीक है। ग्रुप में अब जो भी आपको टास्क असाइन किया गया उसके मुताबिक आप परफॉर्म करोगे तो उसका मैं नाम रख दिया परफॉर्मिंग। जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया गया था उस ग्रुप में, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, आपने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया तो ग्रुप खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग, ठीक है। एडजॉर्निंग का मतलब होता है कि ग्रुप जो है वो डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, राइट। सो ह्यूमंस एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ग्रुप बन रहे हैं, उस ग्रुप में फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग के प्रोसेस से वो गुजरते हैं। ये सारा जो स्टेटमेंट है दिस इज अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब आप आपस में बातचीत कर रहे हो, ग्रुप बन रहे हैं, परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो लाज़िम मंजूर है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पूरा सब्जेक्ट फील्ड एक आपकी डिस्कशन लॉन्च हो जाती है, नोन एज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, राइट। एक इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो डिस्कशन ये है कि जब भी किसी जगह पर दो या दो से ज्यादा लोग हों, उनमें कॉन्फ्लिक्ट का होना मस्ट है, ठीक है। जब भी कहीं पर दो या दो से ज्यादा लोग हों, उनमें कॉन्फ्लिक्ट का होना, किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट का होना वो मस्ट है। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, आप अगर दो तीन लोग एक जगह पर थे लेकिन उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ठीक है, तो इसकी तीन सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन कि दो लोग एक जगह पर हैं, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो पहली सिचुएशन ये है कि वो दो नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि वो दो ही थे लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, अच्छा हैरत है, अगर दो थे और कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, somebody is lying, ओके। अदरवाइज ये हो नहीं सकता कि दो लोग एक जगह पर हों और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है जी। मैं उसी के ऊपर पहुंच रहा हूं। लेवल 1 के वो दो नहीं थे, लेवल 2 के वो दो तो थे लेकिन झूठ में से कोई एक बोल रहा है, लेवल 3 कि अगर वो झूठ भी नहीं बोल रहे और फिर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां पे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनमें से कोई एक बेवकूफ है, ठीक है। आज तक तो बेटा अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उनमें से कोई एक बेवकूफ है। अदरवाइज इन द थ्योरी, इन द प्रैक्टिस, इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि कोई भी दो लोग जब एक जगह पर हो और आप और वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो कर रहे हैं अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक कम्युनिकेशन। जब अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक कम्युनिकेशन होगी तो किसी ना किसी चीज में डिफरेंस होगा, या बायोग्राफिकल में डिफरेंस होगा, पर्सनैलिटी में फर्क होगा, आपकी क्वालिफिकेशन एबिलिटी में फर्क होगा, आपके वैल्यूज एटीट्यूड्स में फर्क होगा, कहीं ना कहीं कोई फर्क होगा व्हिच वुड बी द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिंदगी भर को याद रखना कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट सपोज्ड टू बी ऑलवेज बैड। अगर आप किसी के साथ इख्तिलाफ में हो, दैट डज नॉट मीन इट्स बैड, बुरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ हमने पहले कहा कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। अब जो स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट बैड, मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बैड, ओके। इख्तिलाफ राय होना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उस इख्तिलाफ को डील कैसे करना है, अगर आपको डील करना नहीं आता, ये बुरी बात है, ओके। आप कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मामले में आप जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग की बात कर दो, कोई ना कोई इख्तिलाफ राय, कोई ना कोई ओपिनियन का डिफरेंस वो हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब हमने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगा, पूरा लिटरेचर इस पे बन गया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अब हमें टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी एचआरएम में डील करते वक्त उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने। And being an effective manager, you should be knowing कि conflict resolving techniques को कौन-कौन सी होगी। इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आप लोगों ने कि नहीं? Conflict resolving techniques, for example, एक टेक्निक होती है collaboration, ठीक है, एक टेक्निक होती है compromising, एक टेक्निक होती है avoiding। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनसे कि हम conflicts को resolve करते हैं। Clear? So group level के ऊपर, अच्छा यहाँ पर group level से ऑर्गेनाइजेशन में हमारी क्या बन रही है? This is a department।
एक इंडिविजुअल क्वालिफाइड हायर हुआ, अब एक डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोग हैं, उस डिपार्टमेंट में ग्रुप बन रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, पावर एंड पॉलिटिक्स आ रही है, उसके आगे वर्क टीम्स डेवलप हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली लोगों का आपस में ट्रस्ट का रिलेशनशिप और लीडरशिप का रिलेशनशिप वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी एक ग्रुप में लीडरशिप और ट्रस्ट डेवलप कर रहा है और ग्रुप बी मेन काम क्या कर रहा है, ग्रुप में डिसीजन मेकिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, अब हर इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग मीटिंग में बैठकर क्या हो रहे होंगे, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स क्या है जी, anybody knows about group decision making techniques? सबकी राय ली जाए, सबकी राय ली जाए और उस राय की रोशनी में आप कोई फैसला कर लो, इसको हम कहते हैं कंसेंसस बेस्ड। ठीक है, पहली टेक्निक आ गई बेटा हमारी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, सबकी राय हमने ली और उसके ऊपर हमने फैसला कर लिया, फैसला रायशुमारी पर हुआ। ठीक है, जिस तरफ वोट ज्यादा थे आपने कहा कि हम उस बात को मान लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कंसेंसस बेस्ड। ठीक है, अब ये जो कंसेंसस आप कर रहे हो, जाहिर है उसमें बहस होगी ना थोड़ी सी, राइट? अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करोगे, अगला बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगा, इसलिए हम टेक्निक बना सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के तहत कंसेंसस बेस्ड, रायशुमारी पर बेस्ड आप एक फैसला ग्रुप में कर देते हो, ये पहली टेक्निक होगी। डन बेटा? आप मतलब राय तो ले लें साहब, लेकिन फिर भी अपने फैसला जी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अगेन मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी और माइट इज राइट, जो मर्जी आप उसमें मेथड लगा दो, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है बेटा, दूसरी टेक्निक व्हिच वी हैव इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, उसको कहते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटेटिव चीजें शामिल हो जाती हैं वैल्यूएशन के लिए। सपोजिटली आप सब ग्रुप डिसीजन मेकर हो और मैं फैसिलिटेटर। ठीक है, आप सबको मीटिंग में कॉल किया गया, मीटिंग में कॉल करने के बाद मैं आपके सामने एक एजेंडा पेश करता हूं कि जनाब एबीसीडी के बारे में हमें फैसला करना है। ठीक है, आप सब अपनी अपनी राय से मुझे आगाह करें। अब एक एजेंडा आप सबके सामने कलेक्टिवली रखा गया, अब एक एक करके मैंने पूछना शुरू किया, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, और हर किसी की राय को एक बोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 करके आप नोट करते जाए। ठीक है, सपोजिटली मेरे पास 20 लोग हैं और 20 राय मैंने बोर्ड के ऊपर सबकी जो मैनेजर्स की थी वो लिख दी। यहां तक बात क्लियर हो गई। एक दफा जब सबकी राय लिख दी, कि अब कोई अपनी राय से फिर नहीं सकता क्योंकि मैंने नोट कर लिया उसने क्या कहा था, एक दफा जब हमने सबकी राय लिख ली, अब आपको मैं कहूंगा कि जनाब इन 20 पॉइंट्स के ऊपर हमारे गिवन एजेंडा के मुताबिक बहस शुरू करें। ओके, अब आपने बहस शुरू की तो पता चला कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 12 जो है वो तो सेम पॉइंट था। ठीक है, उसमें से एक को मैंने डिलीट कर दिया। मजीद बहस चली तो पता चला कि पॉइंट नंबर 13 14 जो 15 है वो तो अप्लाई नहीं हो सकते, वो भी क्रॉस हो गए। मजीद बहस चली तो पता चला कि पॉइंट नंबर 7 और 8 को अगर हम मर्ज करते हैं तो एक अच्छा फैसला बन सकता है, तो उन दोनों को मर्ज करते हैं। डन? 20 फैसले आए थे। बहस के बाद, इस सारी टेक्निक में से गुजरने के बाद, सपोज मेरे पास 5 फैसले बाकी बचते हैं जिस पर बहस जारी है लेकिन फैसला नहीं हो रहा कि क्या करना। ओके, आफ्टर अ लैप्स से अबाउट 1 hour डिस्कशन और 2 hour डिस्कशन, आई विल स्टॉप इट एंड आई विल से थैंक यू वेरी मच टू यू। फैसला हुआ कोई नहीं है, थैंक यू वेरी मच टू यू, यू गो बैक टू योर ऑफिसेस। क्लियर हो गई बात? अब मेरे पास 5 फैसले बाकी हैं। उन 5 फैसलों को मैं एक हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में लिखूंगा और आप सबके ऑफिसेस में भेज दूंगा कि आप इसकी 1 to 5 पर रेटिंग करें। 1 का मतलब है नॉट एक्सेप्टेड, 5 का मतलब है एक्सेप्टेड। ठीक है, आप सबने अपनी अपनी सोच, अपने अपने डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उन 5 फैसलों की 1 to 5 पर रेटिंग, जिसको आप लिकर्ट स्केल कहते हैं। लिकर्ट स्केल का पता है ना, 1 to 5, 1 का मतलब है नॉट फेवरेबल, 5 का मतलब है फेवरेबल। आपने लिकर्ट स्केल के ऊपर रेटिंग कर दी। रेटिंग करने के बाद मेरे पास फैसले वापस आए, मैं उस रेट को उन फैसलों के गिवन रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, एक वेटेड स्कोर मेरे पास आएगा। जिस फैसले का वेटेड स्कोर मैक्सिमम होगा, दैट इज द डिसीजन आई वांट टू मेक। ओके, अब इस जिसमें मैंने वेटेड स्कोर कैलकुलेट की है,
इस टेक्निक में मैंने क्वालिटेटिव मेथड भी यूज किया कि मैंने डिस्कशन करवाई, और मैंने क्वांटिटेटिव मेथड भी यूज किया कि उसको मैथमेटिकली मैंने ड्राइव कर। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो टिपिकल प्रॉब्लम है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। उस प्रॉब्लम को बेटा कहते हैं ग्रुप थिंक। ठीक है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक के जो मसाइल हैं एक्चुअली वो इन वजहों से होते हैं जो यहां पर वेरिएबल लिखा हुआ है, पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनकी आपस में ग्रुप बंदियां हुई नहीं है। ठीक है, 6 लोग एक तरफ है, 8 लोग एक तरफ है। अब वो जो 8 लोग एक तरफ हैं वो एक्चुअली वही फैसला करेंगे जो 8 में से उनका ग्रुप लीडर आना चाहता है। ठीक है, या क्या हो रहा है, मैंने किसी से पूछा जनाब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने कहा सर मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन साहब ने कहा। तो बजाय इसके लिए अपनी सोच से आगाह करते उन्होंने पहले से बताए हुए किसी पॉइंट पे जैसा मेरी भी यही राय है। वजह क्या है कि वो खुद क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं। समझ आए? क्योंकि मैं पॉइंट से लिख रहा था ना, तो आपने कहा कि पॉइंट नंबर 7 आपकी बारी है, आपकी जो बारी आ रही है वो आ रही है 12 नंबर पर, लेकिन आप कह रहे हो पॉइंट नंबर 7 में पॉइंट है ना, मेरा भी यही पॉइंट है। ओके, तो आपने प्रेशर में आकर या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अपना पॉइंट को डिफरेंट बताने की बजाय पहले से मेंशन किसी पॉइंट को बोल दे दिया। ओके, ये जो इश्यूज हैं इनको हम कंबाइन कहते हैं ग्रुप थिंक। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज ग्रुप थिंक। ओके, 2 टेक्निक्स हो गई ग्रुप में डिसीजन मेकिंग की। एक और चीज बड़ा क्लियरली मेरा याद रखिएगा, आई नो कि मैं अपने लेक्चर्स में बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करता हूं। अभी बस सिर्फ इंट्रोडक्शन पे चल रहा हूं, बुक शुरू करेंगे अभी इंशाल्लाह। एंड माइंड यू के मिड टर्म अगर आपका नहीं हो रहा है और मैं वाइवा ले रहा हूं, आई कैन आस्क यू एनीथिंग। तो ये जो मुस्कुराहटें हैं ना, ये बिखेरते रहेंगे आप भी और मैं। इस बारे में केयरफुल रहना, ये सारी चीजें आपने समझनी है, याद करनी है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट वेरी सून। ओके, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग यू स्टोरीज। सर ये ग्रुप का वाइवा हो गई है? नहीं, इंडिविजुअल का है। ग्रुप का इंडिविजुअल है, ग्रुप थिंक हम नहीं करवाएंगे, बेफिक्र। ठीक है, इंडिविजुअल आप आएंगे तो दरपेश अपने आप से लगेगी, तो फिर डिसाइड कर लेंगे कि किसी सेमेस्टर में के अगले में वो अगले चीजें हैं। The third technique we have is known as Delphi technique. Delphi. पहली brainstorming, उसमें consensus building पे बात होती है। सेकंड nominal group। तीसरी टेक्निक हम यूज करते हैं ग्रुप में डिसीजन मेकिंग की, दैट इज डेल्फी, DELPHI, डेल्फी टेक्निक। ठीक है, डेल्फी टेक्निक को समझने के लिए छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। पुराने जो यूनान के लोग थे, ठीक है ना, ग्रीक पीपल, ग्रीक सिविलाइजेशन, उन्होंने हर चीज का एक खुदा बनाया हुआ था। ठीक है, the Greek people, the Greek civilization used to have many gods. ठीक है, बारिश का खुदा, खुशी का खुदा, गमी का खुदा, हर चीज का एक खुदा है। ओके, उन्होंने जब अपनी माइथोलॉजी में बेशुमार गॉड्स बना लिए तो उनमें लड़ाई पड़ गई इस बात पर कि यार इन सारे खुदाओं का खुदा कौन होगा। हर चीज का अगर कोई खुदा है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, अजान होगी, अजान की बात करिए। They made lots of gods and then they decided कि who is going to be their god. उन्होंने फिर एक खुदा को बनाया जो उन तमाम खुदाओं का भी खुदा था। उसका उन्होंने नाम रखा अपोलो। ठीक है, अपोलो जिस जगह पर रहता था उस जगह का नाम था डेल्फी। ठीक है, ये सारे आपको मैं ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जहां पर वो रहता था उस जगह का नाम था डेल्फी। अब डेल्फी में डिफरेंट दुनिया के जो किंग्स एंड वॉरियर्स थे वो जाते थे अपोलो से डिस्कशन करने। ठीक है, अब किंग जब जाते थे अपोलो से डिस्कशन करने, तो जाहिर है कि अब किंग ह्यूमन है, अपोलो गॉड है, आपस में मिल नहीं सकते। तो उस किंग और गॉड के दरमियान एक क्रीचर था जो कि कम्युनिकेशन का सबब बनता था। इसकी बात उसको पहुंचाई, उसकी बात यहां पर पहुंचाई। उस क्रीचर को कहते थे ओरेकल। ठीक है, ओरेकल आपने जो पढ़ा, ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल का वर्ड भी वहीं से आया, अपोलो का वर्ड भी वहीं से आया। ठीक है, सो डेल्फी जगह का नाम है, अपोलो वहां का गॉड था।
उनके दरमियान जो ह्यूमन और गॉड के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही थी, इट वाज थ्रू द ओरेकल्स। ठीक है, दैट इज द स्टोरी जिसके अंदर हमने देखा कि जी डेल्फी जगह का नाम है जहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब गॉड और ह्यूमन आपस में फेस टू फेस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। उनके दरमियान में एक डेटाबेस जिसको हम ओरेकल का नाम दे रहे हैं, एक ओरेकल है। ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पिक किया और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ग्रुप थिंक के मसले को खत्म करने के लिए यूज किया। ठीक है, कॉन्सेप्ट उन्होंने ये कहा कि लोग ग्रुप थिंक का शिकार उस वक्त होते हैं जब एक दूसरे के मध्य मुकाबले बैठे हुए हों, जिसको आप बिजनेस कम्युनिकेशन में कहते हो फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन। उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग में ना फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन को खत्म करते हैं। जब फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगी तो लोग ग्रुप थिंक का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, देयरफॉर अब डेल्फी टेक्निक में उन्होंने क्या यूज किया कि मेरे पास एक एजेंडा है, मैं सिलेक्ट करूंगा आप सब में से उन लोगों को जिनसे मैं डिसीजन मेकिंग करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि इस एजेंडे के बारे में कौन कौन फैसला करेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब मैंने रैंडमली आप सब में से कुछ लोगों को पिक किया। पिक करने के बाद आपके ऑफिस में डायरेक्टली कंप्यूटर के जरिए, ईमेल के जरिए मैंने मैसेज भेज दिया कि यार ये एजेंडा है, इसके ऊपर काइंडली आप अपना कमेंट कर दें। अब आपको नहीं पता कि और कौन कौन इस एजेंडे पे काम कर रहा है, आपको एक रैंडम सी ईमेल आई है, उस ईमेल के अगेंस्ट आप रिप्लाई कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब मेरे पास सपोज मैंने 10 लोगों को सिलेक्ट किया, 10 लोगों ने मुझे रिप्लाईज भेजे, आई हैव गॉट 10 रिप्लाईज नाउ। उन 10 रिप्लाईज को मैं नेम खत्म करके आपस में शफल करवा दूंगा। ठीक है, आपका जो कमेंट है आपको भेज दिया, आपका कमेंट आपको भेज दिया। मैंने उन तमाम कमेंट्स को क्या किया, आपस में शफल कर दिया और कहा कि ओके सर ये कमेंट्स आ रहे हैं। अब आपको नहीं पता वो कमेंट किसका था, ये कमेंट आ रहे हैं, काइंडली इसके ऊपर आप अपना फर्दर एडिशन बता दें कि आपकी क्या राय है। ठीक है, अब उन 10 कमेंट्स पर 10 लोगों ने फिर कमेंट किया, अगेन आई हैव रिसीव्ड 10 कमेंट्स। ओके, आई विल कीप ऑन सेंडिंग एंड रिसीविंग जब तक के कोई एक कॉन्सेंसस या एक राय मेरे सामने आनी शुरू ना हो जाए। अब इस मेथड में मैंने ग्रुप थिंक को तो अवॉइड कर लिया क्योंकि पता नहीं कौन कौन डिसीजन कर रहा है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक आया वो ये था, इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। समझ आ गई बात? कब तक आप भेजते और रिसीव करते रहेंगे? गॉट इट? तो हर एक मेथड के, ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के भी, डेल्फी टेक्निक के भी हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लियर बेटा यहां तक बात? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यहीं से शुरू करेंगे।